विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वर्ध कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज की जो क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए है, पेपर फर्स्ट में, और कंटिन्यू क्लास होती है हफ्ते में 2 दिन। हर एक जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बारी आती है। तो आज हम देखने वाले हैं सीन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीन के संविधान को समझना है तो उससे पहले उनका सामाजिक आर्थिक व्यवस्था देखी थी। और आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 के अंतर्गत सीन का संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक विकास, किस प्रकार से सीन का संविधान बना है। और देखा जाए तो आज जो सीन में जो संविधान है ना, वो 4था संविधान यानी 4th नंबर का संविधान है। तो ऐसा क्यों हुआ तो वो हम देखेंगे। देखिए 19वीं सदी के अगर प्रारंभ की बात करें तो चीन है ना, यूरोप के अन्य देशों से काफ़ी समृद्ध था। लेकिन आपको पता होगा 1917 में जब सोवियत संघ की स्थापना हुई, उस समय साम्यवादी क्रांति हुई थी। तो उन्हीं विचारधाराओं के अंतर्गत चीन भी था। चीन भी साम्यवादी विचारधारा को ही अपनाता था। और इस प्रकार से अब चीन अपने आप को प्रभावशाली बनाने के लिए इसने धीरे धीरे अपने आप को एकीकृत और मजबूत बनाने की कोशिश की। और अगर बात करूँ शुरुआती तौर पर तो चीन है, उसकी जो स्थापना है वास्तविक रूप में कब हुई, तो ठीक है ये ध्यान रखिएगा कि 1 अक्टूबर 1949 को चीन में मतलब चीन की कहते हैं ना, जैसे भारत एक स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में आया तो 1947 आया था, वैसे चीन स्वतंत्र अस्तित्व रूप में जो बना वो 1949 में। तो क्योंकि उस समय माओ तुंग के नेतृत्व में, माओ तुंग ध्यान रखिएगा, माओ तुंग, क्योंकि ये देखो नाम थोड़ा अटपट है तो हम थोड़ा और अच्छे से ही समझाना चाहेंगे कि आप जो भी लिखें गलती ना हो, ठीक है ना। माओ तुंग, अब ये जो विद्वान है ना, इसका बहुत महत्व है चीन की राजनीति में। और इसी की बदौलत चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। चीन में किसकी स्थापना हुई? चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा किसके नेतृत्व में ये हुआ काम, ये किसके नेतृत्व, यानी चीन एक व्यवस्थित रूप में जनवादी गणराज्य के रूप में स्थापना हुई। यानी मान लीजिए चीन एक नए रूप में इसका जन्म हो गया, तो ये नेतृत्व किया माओ त्से तुंग ने किया था, ठीक है ना, पूरा नाम है इसका। और इस समय से चीन अपने अस्तित्व में आया और धीरे धीरे चीन ने अपने आप को मजबूत बनाने की और कार्य किया। यानी देखिए चीन की जनवादी कांग्रेस और चीन के एक वास्तविक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्थापना 1949 में हुई, ठीक है। देखो 1949 से लेकर 1954 तक चीन में सिर्फ एक जनवादी कांग्रेस थी, यानी जिसके प्रभाव में शासन हो रहा था। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो इस समय चीन में संविधान नहीं था। तो फिर क्या था कि अपने प्रारंभ के 5 साल के अस्तित्व के अंतर्गत जनवादी गणराज्य जो था चीन, इसमें न तो कार्यपालिका थी और न ही औपचारिक रूप से यहाँ का कोई संविधान या व्यवस्थापिका थी। तो फिर यहाँ पर किस प्रकार से ये कार्य चल रहा था, तो चीन में जो चीनी जो जनता है उनकी राजनीतिक परामर्शदाता जो थे, उनके सम्मेलन होते थे, सामान्य कार्यक्रम और मूल नीति विधि होती थी। इस अकॉर्डिंग चीन की जो प्रारंभिक जो व्यवस्था है वह एक स्पष्टता नहीं कह सकते हैं, लेकिन सम्मेलन और प्रभावशाली जो यहाँ कर हम बात करें कि जो परामर्शदाता थे जिन्होंने इस चीन की गणराज्य की स्थापना की, उनके नेतृत्व में चीन में प्रारंभ में ये जो व्यवस्थाएं चली। फिर 1954 के बाद चीन के लिए संविधान के ऊपर विचार किया गया। यानी चीन में प्रथम, क्योंकि आपको मैंने क्या कहा था शुरुआत में कि चीन में 4 संविधान हुए। कितने संविधान हुए? 4 संविधान हुए। ओके, तो चीन के पहले संविधान की बात करें 1954, पहला संविधान जो बना 1954 का संविधान, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ और शॉर्ट तरीके से, ताकि आपको ये याद रह जाए। क्या हो जाए? याद रह जाए। और हर संविधान की क्या विशेषता रही और किस वजह से दूसरा संविधान आया, तो इसके पीछे लॉजिक होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें बदलती है तो किस कारण बदली है वो चीज़ें जरूरी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जब चीन में 1949 में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई, किसकी स्थापना हुई थी? साम्यवादी शासन, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यानी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई, लेकिन इसमें शासन किसका रहा? साम्यवादी शासन रहा, यानी साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया। साम्यवादी व्यवस्था क्या है आपको ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है। तो चीन में 1954 के संविधान को लेकर चर्चाएं चली और संविधान को लेकर बैठकें भी हुई, और फिर जब संविधान बना तो इस संविधान को लागू कब किया गया वो आप ध्यान रखिएगा कि 4 नवंबर, ध्यान रखिएगा 4 नवंबर 1954 को संविधान को लागू किया गया। और ये संविधान है वो कब तक लागू रहा? ये संविधान है क्योंकि देखो
कुछ संविधान में कमियां थी, इसलिए इस संविधान को बदलना पड़ा। लेकिन ये पहला जो संविधान है वो 16 जनवरी 1975 तक चीन का पहला संविधान है वो चला, क्योंकि इस संविधान के अंतर्गत फिर वहाँ के जो परामर्शदाता थे और जो समझदार व्यक्ति थे उन्होंने उसमें बदलाव करने की मांग की, क्योंकि इस संविधान के अंतर्गत अगर देखा जाए तो चीन में एक जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो इस संविधान के पहले संविधान में क्या विशेष बातें थी जो चीन के इतिहास में महत्वपूर्ण याद की जाती है। तो जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायक की स्थापना हुई थी, यानी प्रथम संविधान बनाया गया इस समय चीन के अंतर्गत जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायक। यानी जनवादी लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोगों के द्वारा सुनी जाने वाली व्यवस्थाओं में एक के ऊपर भार रहेगा ज़्यादा, यानी इस पूरी चुनी हुई जनता की इस व्यवस्था में एक प्रमुख शासक दल हो या शासक हो, उसकी प्रमुख भूमिका रहेगी। तो ये अधिनायक व्यवस्था थी शुरुआत में क्या थी? अधिनायक व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता इस संविधान की क्या थी कि चीन जो था, इस चीन के शासन व्यवस्था को केंद्रीकृत करना था। तो प्रथम संविधान ने चीन को केंद्रीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चीन में केंद्रीयवाद की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? केंद्रीयवाद, यानी समस्त व्यवस्था केंद्रीयवाद की स्थापना। आप शॉर्ट में लिखना चाहे तो केंद्रीयवाद की स्थापना हुई। मतलब सिंपल ध्यान रखें कि समस्त सत्ता का केंद्रीयकरण हुआ। समस्त सत्ता का क्या हुआ? केंद्रीयकरण हुआ, यानी पूर्व सर्वोच्च सत्ता है वो एक एकीकृत व्यवस्था में, जैसे अधिनायक है तो उसके हाथों में केंद्रीकृत होगी। इस प्रकार से आपको पहला संविधान क्या और क्या बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं चीन में दूसरा संविधान। चीन में दूसरा संविधान कब बना? अब देखिए 1975 तक ये संविधान चला। तो 1975 तक ये संविधान चला, तो इसका मतलब है कि अब दूसरा संविधान कब बना? 1975 तक ये चला, यानी 1975 में ही दूसरा संविधान बना, 1975 का संविधान। तो इसमें भी जो खूबसूरत बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और ये याद रखिएगा। तो देखिए चीन में जो चौथे संविधान हुए ना, तो इसमें दूसरा संविधान की क्या विशेषता थी उसके बारे में आपको बताएं कि चीन में जस्ट प्रथम संविधान जब चल रहा था उसी समय उसमें संशोधन और उसको बदलाव करने के लिए पहले से गतिविधियां हो रही थी। जो प्रथम संविधान को फिर निरस्त कर दूसरे संविधान को लागू किया गया 17 जनवरी। कब लागू किया गया? 17 जनवरी 1975 को लागू किया गया था। अब देखिए इस संविधान में क्या इंपॉर्टेंट था, तो ये संविधान है ना, ये संविधान प्रमुख विद्वानों के विचारों पर आधारित था। ये संविधान, क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि चीन का जो कौन सा संविधान है जो लेनिनवाद और मार्क्सवादी विचारों पर आधारित था, तो वो दूसरा संविधान तो बना था 1975 वाला। तो इसमें लिखिएगा कि मार्क्सवाद लेनिनवाद, यानी ये जो साम्यवादी विचारधारा और जो एक मजबूत सरकार कहने का कि मजबूत विचारधाराओं के नेतृत्व के आधार को ये दृष्टिकोण करता है। कहने का मतलब है कि ये इन्हीं विचारों को महत्व देते हुए चीन का जो संविधान है वो दूसरा संविधान है वो बना था। तो लेनिनवाद और माओवाद, ठीक है, लेनिनवाद और माओवाद के दर्शन पर आधारित संविधान। याद रह जाएगा? बिल्कुल याद रह जाएगा। तो इस प्रकार से अब इस संविधान के अंतर्गत क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई, तो ये संविधान एक्चुअल में क्या था कि अगर देखा जाए तो ये संविधान लिखित तो था लेकिन बहुत छोटा संविधान था। इस संविधान की देखो खूबसूरत विशेषता ये है कि एक लिखित संविधान था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बहुत ही संक्षिप्त संविधान था। संक्षिप्त का मतलब देश के शासन के लिए इसमें जो व्यवस्थाएं थी वह पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस संविधान के अंतर्गत अगर बात करें तो 30 तो अनुच्छेद थे। इसमें क्या थे? 30 अनुच्छेद थे, 4 अध्याय थे। 4 क्या थे? अध्याय। तो इस प्रकार से ये छोटा संविधान था और इस पर अकॉर्डिंग ये शासन व्यवस्था के लिए परिपूर्ण नहीं था। एक तो पहले रीजन ये हो गया। दूसरा हम बात करें कि इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि चीन का साम्यवादी दल देश के नेतृत्व का केंद्र बना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो चीन का जनवादी गणराज्य सर्वरा वर्ग अधिनायकवादी साम्राज्यवाद का राज्य बन गया। यानी एक देखो
एक सिंपल मीन्स है कि अपने जो समझ में आ रहा है उसी चीज़ को फोकस करना है। तो दूसरे जब ये व्यवस्था कर दी गई तो इसमें क्या हुआ, जैसे आपको पहले तो पता ही था केंद्रीयवाद की स्थापना हुई थी, यानी केंद्र को सशक्त किया गया था, केंद्र को प्रबल किया गया था। ठीक है, तो अब इसी के साथ दूसरी बात इसमें क्या हुई कि चीन में जनवादी यानी चीन में पहले से एक प्रमुख दल है और संविधान ने उसको महत्व दिया हुआ है, तो उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा कि चीन में वहाँ का जो प्रमुख दल है चीन का साम्यवादी दल, चीन का साम्यवादी दल को महत्व एवं केंद्रीय स्थान दिया गया। क्या ये दिया गया? केंद्रीय स्थान, यानी आने वाले समय में चीन में एक ही दल शक्तिशाली है, और कहते हैं ना कि किस देश में एक दल है तो वो चीन, क्योंकि चीन में उनके संविधान के अंतर्गत भी इस दल को महत्व दिया गया है। तो चीन में साम्यवादी जो व्यवस्था है, इसी अकॉर्डिंग वहाँ पे साम्यवादी दल की भी स्थापना की गई। समझ में आ गया ना? यानी साम्यवादी दल है वो इस शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु हो गया, यानी चीन की शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु यानी पूरी तरह से चीन किसके अंतर्गत चलने वाला था, तो चीन के शासन का केंद्र बिंदु किसे बना दिया गया? साम्यवादी दल को बना दिया गया। इस प्रकार से दूसरे संविधान में ये इंपॉर्टेंट बात हुई। अब बात करते हैं कि भाई इस अकॉर्डिंग का देखा जाए तो चीन के संविधान में अब तीसरे संविधान में क्या चीज़ें हुई। तो देखो पहली बात तो ये है, मैंने आपको नोट करवा दिया, नोट कर लीजिएगा कि देखो ये संविधान भी कमजोर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो संविधान ये छोटा संविधान था। दूसरी, इस संविधान में देश को चलाने के लिए पूरी जो चीज़ें जरूरी थी वो चीज़ें यहाँ पर नहीं देखी गई। ठीक है, इस अकॉर्डिंग अब चीन के संविधान में ये चीज़ें पूरी तरह से नहीं जम रही थी, यानी चीन में संविधान को बदलाव करना था और संविधान बदलने वाला भी था, क्योंकि छोटा संविधान था तो बहुत जल्द कम समय में इस संविधान को बदल दिया गया। यानी अब बात करते तीसरा संविधान, तो 1978 का संविधान, ये संविधान चीन का तीसरा संविधान है। और जब 75 में बना और 78 में, यानी एक साल बाद ही नए संविधान के ऊपर चर्चा हो गई थी। और इस प्रकार से जो नया संविधान जो बना था ना, वो लागू हुआ था 9 सितंबर 1976 के आसपास चर्चा होने लग गई थी कि भाई चीन के लिए नया संविधान बना दिया जाए। तो फिर इस प्रकार से जब चर्चा होने लगी तो इस संविधान या नए संविधान के ऊपर चर्चा होने के बाद संविधान के ऊपर कार्य होने लगा और संविधान बन भी गया। तो फिर चीन में जो पांचवी कांग्रेस का मतलब है कि संसद, यहाँ पर संसद कहा जाता है, वहाँ पर कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो चीन में जब पांचवी संसद का गठन हुआ तो पांचवी संसद के गठन के साथ ही चीन में नए संविधान का शुभारंभ भी हुआ। और 5 मार्च, नोट कर लीजिएगा, 5 मार्च 1978 को चीन में नया संविधान क्या कर दिया? लागू कर दिया गया 1978 में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, तो इसमें ये रखा गया कि चीन की इस संविधान की समस्त पूरी सत्ता है वो जनता में निहित होगी। संविधान में जनता की सर्वोच्चता होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और संविधान में जनता की सर्वोच्चता होगी, कहने का मतलब है कि इस संविधान की अंतिम शक्ति किसके पास होगी? इस संविधान की अंतिम शक्ति या हम एवं कहें सत्ता, तो चीन के नए संविधान की अंतिम शक्ति और सत्ता अंतिम रूप में किसके पास रहेगी? जनता के पास, यानी जनता में निहित होगी। क्या होगी? जनता में निहित होगी। ये तो आप समझ गए होंगे, यानी अंतिम शक्ति है वो जनता के पास रहेगी। ये इस संविधान की खूबी थी कि इस संविधान के द्वारा शक्ति का पावर ऑफ हाउस है वो जनता को बना दिया गया। किसको बना दिया गया? जनता को बना दिया गया। अब बात करते हैं इस संविधान के अंतर्गत, तो इस संविधान में सबसे इम्पोर्टेंट बात करें कि जो अनुच्छेद थे, क्योंकि ये संविधान भी उसका रूपांतरण था, तो 78 अनुच्छेद इस संविधान में थे। कितने थे? 78 अनुच्छेद थे। ठीक है, एक तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी बात करें तो चीन में जो समस्त जो शक्ति का केंद्र बिंदु था वो साम्यवादी दल था। कौन था? साम्यवादी दल था। तो कामगार वर्ग, सत्ता वर्ग अपना नेतृत्व है, या हम अगर बात करें
कि उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है, इन सभी के ऊपर केंद्रीय बिंदु के रूप में साम्यवादी दल है वो प्रभावकारी हो गया था। तो हम यही कहेंगे कि समस्त जनता के शासन का केंद्रीय बिंदु कौन था? साम्यवादी दल था। कौन था? साम्यवादी दल। यानी इस पूरे देश की शासन व्यवस्था वो साम्यवादी दलों के हाथों में आकर सिमट गई थी। और जनवादी चीन सर्वरा वर्ग की तानाशाही वाला एक साम्यवादी राज्य था जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्गों के हाथ में है और श्रमिक तथा कृषक के बीच अटूट संबंध के बीच विद्यमान है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये श्रमिक वर्गों के हाथों का शासन होते हुए भी ये साम्यवादी दल के नेतृत्व में था। यानी देश में अलग अलग दल नहीं, एक ही दल शक्तिशाली था और वही देश के लिए शासन कर रहा था। तो इसमें यानी 1975 और 78 में मुझे कोई नया बात नहीं लगी। इसमें भी बस यही कहा गया है, सिर्फ एक नवीन शक्ति ये कही गई है कि इस संविधान की अंतिम शक्ति वो जनता के पास रहेगी। ये एक नई चीज़ यहाँ पर दिखती है। ठीक है, यानी चीन के इस संविधान को बनाने में अंतिम रूप में जो शक्ति है वो जनता के द्वारा दी गई है। तो इसका मतलब संविधान की अंतिम शक्ति जनता में निहित होगी, ये यहाँ पर कहा गया। और चीन की समस्त जनता के शासन की केंद्रीय धुरी है वो साम्यवादी दल होगा। साम्यवादी दल के द्वारा ही देश में हर प्रकार का शासन किया जाएगा। ठीक है, अब फिर नवीन संविधान, नवीन या हम कहें वर्तमान संविधान। तो चीन में अब ये वर्तमान संविधान यानी 100वां संविधान है और ये संविधान कब बना? 1982 में बना। कब बना? 1982 में बना। तो इस नवीन संविधान के अंतर्गत मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कि इस संविधान को बनाने की जो रणनीति है वो माओ तुंग की मृत्यु के उपरांत से शुरू हो गया था। यानी जब आपको पता होगा, आपको पता था कि 1978 का जो संविधान था, तो 1978 के संविधान को पुनः जांच करने के लिए, या हम अगर ऐसा कहें कि ये संविधान 1978 का संविधान सही है या नहीं, तो इसके लिए एक्चुअली क्या हुआ कि पुनर्निरीक्षण समिति का गठन किया गया। किसके? पुनर्निरीक्षण समिति। तो पुनर्निरीक्षण समिति का गठन किया गया कि भाई 1978 का संविधान क्या पर्याप्त है या उसमें बदलाव करना चाहिए। तो इस समिति के जो उपाध्यक्ष थे, उनका नाम है पेंग जेंग। तो पेंग जेंग जो इस समिति के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने जब चीन की जो संसद है, इन्होंने फिर क्या किया कि चीन की जो संसद है, संसद का क्या नाम है? जनवादी कांग्रेस। क्या नाम है? नोट कर लीजिएगा, जनवादी कांग्रेस। ठीक है, तो जनवादी जो कांग्रेस है, ध्यान रखिएगा, जनवादी कांग्रेस के समक्ष उन्होंने जब पुनरीक्षण समिति के दौरान उनको जो कार्यभार दिया था, उन्होंने अब एक जो रिपोर्ट पेश की ना, उसमें एक नवीन संविधान की रूपरेखा पेश की। इनको काम तो दिया था निरीक्षण के लिए कि भाई वो संविधान किस प्रकार से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन्होंने जब उस संविधान का पुनर्निरीक्षण किया, यानी पुनर्निरीक्षण समिति का गठन किया, तो उसके जो अध्यक्ष पेंग जेंग थे, उन्होंने संसद में नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की कि हमें एक नए संविधान को लिया जाना चाहिए, और इस पर फिर विचार विमर्श वगैरह हुआ। और नवीन संविधान को फिर जो रूपरेखा प्रस्तुत की, अकॉर्डिंग नए संविधान को विधिवत रूप में लाने के लिए उस पर कार्यवर्षा चर्चा हो जाने के बाद इस संविधान को हम बात करें 4 दिसंबर 1982 को चीन में नए संविधान को क्या कर दिया? स्वीकृत कर दिया। समझ में आ गया इस संविधान के बनने का रीज़न। अब देखिए इस संविधान की क्या विशेषता, क्या खूबी है, क्या इसमें क्वालिटीज है, वो चीज़ें तो हम संविधान की विशेषताओं में देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चीन में जो नया संविधान बनाना वो 5वीं कांग्रेस की स्थापना के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? 5वीं कांग्रेस की स्थापना के तहत हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए यानी 5वीं संसद, जब चीन में 5वीं संसद का गठन किया गया तो इसके तहत चीन में 100वां संविधान स्वीकृत किया गया। और अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस इस देश की धुरी है और इस संविधान में भी इसको एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्वीकार किया गया है। चीन में जनवादी कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और एक ही एकाधिकार दल है। और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 3036 सदस्यों ने गुप्त मतदान प्रणाली से संविधान के संशोधन में सुझाए गए संशोधन को पारित किया गया। यानी संविधान में संशोधन करना है तो भी इसी दल के पास पावर होता है। और इस प्रकार से देखा जाए तो चीन में वर्तमान में 5वां संविधान मतलब 100वां संविधान है वो लागू है। और 1982 के संविधान में समय समय पर बदलाव भी किए गए हैं।
तो चीन के संविधान में जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही संशोधन किए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो 1988 में, फिर 8वां जो संशोधन हुआ था 1993 में, 9वीं जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जब गठित हुई यानी 9वां संविधान संशोधन हुआ था 99 में, और 10वीं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 2004 में हुई थी। तो समय समय पर इनके संविधान में जो संशोधन है वो जनवादी कांग्रेस के प्रस्ताव के जरिए ही होता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट एंड मतलब ईजिली बताया कि ज़्यादा डीप में जाकर हम वो चीज़ें भूल जाते हैं जो ज़रूरी होती है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट और इजी वे में ये समझाया कि चीन के संविधान को वर्तमान रूप में आते हुए क्या महत्वपूर्ण भूमिका या रोल अदा किया है। और नवीन संविधान है 1982 में लागू हुआ, और इस संविधान में क्या खूबी है, क्या विशेषता है, इस संविधान में क्या नई चीज़ें आई, वो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में चीन के संविधान की विशेषता में देखेंगे। इसलिए मैं आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करूंगा। आपके कुछ डाउट या कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताइएगा, बाकी अदरवाइज इस क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। हफ्ते में 2 क्लास आती है, इसको फुल एंजॉय से मस्ती से समझिए और उसके नोट्स बनाइए, एग्जाम के समय आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बाकी आपके कुछ कमेंट या फीडबैक है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।